हाय स्टूडेंट्स, मैं कृष्णा कुमार जीरो फिजिक्स के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। तो मैं पिछले 3 सेट में आपको ऑब्जेक्टिव का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाया। अभी आपको चौथे सेट की तरफ लेके चलते हैं, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आते हैं बिना समय को लॉस करते हुए चौथे सेट पर प्रैक्टिस करते हैं। तो आज का ये सेशन आपका ऑप्टिक्स से रहेगा और चौथे सेट के लिए लगातार बने रहिए आगे वीडियो देखने के लिए। तो आइए, जीरो फिजिक्स के प्यारा सा यूट्यूब चैनल पे आपके लिए लेके आए हैं ये आज का चौथा सेट। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज के सेट का ये पहला क्वेश्चन है आपका। प्रकाश की किरण एक ग्लास के स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य। देखिए, प्रकाश की किरण ग्लास के स्लैब में, यानी कि मान लेते कोई ग्लास का स्लैब है, इसमें प्रकाश की किरण यदि प्रवेश करेगी तो आप स्टूडेंट्स पढ़े होंगे कि अगर माध्यम चेंज हो जाता है तो प्रकाश की किरण का क्या हो जाता है, चाल बदल जाती। चाल बदलने से इसका जाने का ये डायरेक्शन था, उधर नहीं जाके इधर जाएगी। यानी कि इसका जो होगा, जब चाल बदल गया तो इसका तरंगदैर्घ्य भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी कि घटता है। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि घट जाती है। अब देखते हैं स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन में। बहुत बार ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था कि प्रकाश किरण ग्लास के स्लैब में पड़ने के बाद क्या होगी, घटता है इसका तरंगदैर्घ्य। तो अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। आपका दूसरा क्वेश्चन है, डियर स्टूडेंट्स, एक पतले फिल्म के रंग का कारण है। या फिल्म मतलब होता है जो बुलबुला टाइप का देखते होंगे ना, उसके बारे में बोला। ये फिल्म मतलब मूवी वाला फिल्म नहीं है, ठीक है। तो पतले फिल्म के रंग का कारण जो होता है, देखिए इसमें आपको कंफ्यूजन करेगा, बहुत सारी चीजें आपको कभी कभी दे देता है प्रकीर्णन, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, इसका कारण होता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। क्या होता है, वर्ण विक्षेपण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अब तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स आपका है मृग मरीचिका। देख लीजिए, मृग मरीचिका, इसको दृष्टि भ्रम भी कहा जाता है, मृग मरीचिका, ठीक है। मृग मरीचिका का जो कारण होता है, वो मृग मरीचिका का कारण होता है अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यानी कि मृग मरीचिका जो बनती है अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन दोनों के कारण। तो यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए, यानी कि अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा आपका है आसमान का रंग नीला दिखने का कारण। देख लीजिए स्टूडेंट्स, आसमान का रंग नीला दिखने का कारण है। तो आसमान का रंग, ये बहुत से दिनों से आप लोग याद रखे होंगे, 10th में भी ये फेमस क्वेश्चन पूछता है। तो आसमान का रंग जो नीला दिखता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, प्रकीर्णन। क्योंकि नीले रंग का सबसे ज्यादा प्रकीर्णन होता है, जिस कारण से आसमान कैसा दिखाई देता है, नीला, प्रकीर्णन हो जाएगा। यानी आपका चौथा क्वेश्चन हो गया। चलते हैं अब स्टूडेंट्स पांचवें क्वेश्चन पे। आपका देखिए पांचवा क्वेश्चन जो है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा है। तो पांचवें क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखिए पांचवा क्वेश्चन आपका है प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि करता है। यानी प्रकाश पहले माना जाता था कि एक अनुदैर्घ्य तरंग है, लेकिन अब माना जाता है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। तो उसकी पुष्टि कौन करता है, तो सबसे पहले साइंटिस्ट ब्रूस्टर नामक ने बताए थे कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। तो उन्होंने अपना एक जो सिद्धांत दिए थे इसको प्रूव करने के लिए, वो प्रकाश का ध्रुवन था। तो यानी कि प्रकाश का ध्रुवन। क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछेगा, प्रकाश के ध्रुवन का अध्ययन किस साइंटिस्ट ने किए, तो ब्रूस्टर साइंटिस्ट किए थे। और प्रकाश के ध्रुवन के कारण से ही पता चला कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। तो यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका आंसर। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आपका क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका छठा। छठे क्वेश्चन में देख लीजिए, आपका छठा जो क्वेश्चन है वो आपका डियर स्टूडेंट्स प्रकाश का रंग संबंध है। देखिए प्रकाश का जो रंग होता है वो संबंध होता है। देखिए ऑप्शन के हिसाब से भी कभी कभी आंसर देखा जाता है। देखिए अगर तरंगदैर्घ्य रहता तो ऑप्शन में हम तरंगदैर्घ्य भी लगाते, लेकिन यहाँ आयाम है, आवृत्ति है, प्रकाश का वेग है। तो यहाँ आवृत्ति से संबंध होता है। प्रकाश का जो रंग होता है वो संबंध रखता है किसके, प्रकाश तरंग की आवृत्ति से। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा आवृत्ति। आप लोग याद किए होंगे या नहीं किए होंगे तो देख लीजिए, आवृत्ति हो जाएगा इसका आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें ज्यादा कुछ था नहीं।
देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका चर्चा अभी जस्ट मैंने किया था। देखिए बूस्टर का नियम है, अभी जस्ट हमने बूस्टर के नियम का चर्चा किया था। तो देखिए बूस्टर का नियम है ऑप्शन के हिसाब से। देखिए बूस्टर नामक साइंटिस्ट जो नियम दिए थे उसमें उन्होंने इक्वेशन दिया था म्यू इक्वल टू 10 म्यू इक्वल टू क्या दिए थे 10 तो देखिए ऑप्शन के हिसाब से आपका क्या हो जाएगा म्यू इक्वल टू 10 यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। यदि एग्जाम में 10 नहीं देगा तो इसके प्लेस पे कुछ अलग दे देता, चूंकि आप लोग पढ़े होंगे कि टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो थीटा के प्लेस पे यहाँ आईपी है तो क्या करेगा थीटा के प्लेस पे दे देगा आईपी यानी साइन आईपी, अब आई के नीचे कॉस आईपी। तो अब देखिए इसके हिसाब से ये भी हो सकता है म्यू इक्वल टू साइन आईपी अब बाय कॉस आईपी। तो वो हिसाब तो ऑप्शन में है नहीं यहाँ, तो उसके हिसाब से नहीं देखें, लेकिन याद रखना है डियर स्टूडेंट्स कि ये भी दे सकता है आपको फंसाने के लिए। तो यानी म्यू इक्वल टू 10 हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8वां क्वेश्चन है लेंस की क्षमता P यानी लेंस की क्षमता को पावर ऑफ लेंस कहते हैं, उसको P से डिनोट करते हैं। आप देखिए आपका लेंस की क्षमता जो है वो क्या होती है, यानी कि आप लोग पढ़े होंगे लेंस की जो क्षमता होती है उसके फोकल लेंथ का व्युत्क्रम होता है, यानी कि P इक्वल टू 1/f यानी P इक्वल टू 1/f होता है। तो इसके हिसाब से तो डायरेक्ट आप देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है P इक्वल टू 1/f। तो ऐसे भी बोला रहता है लेंस की क्षमता उसके फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा P इक्वल टू 1/f। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, देखिए उसी से संबंधित है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक। देखिए लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक अभी जस्ट हमने फॉर्मूला बताया 1/f इसका फॉर्मूला, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसका मात्रक आता है। तो देखिए ये फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी, तो दूरी का मात्रक होता है मीटर, यही मीटर बाय के नीचे है ऊपर जाएगा तो हो जाएगा मीटर इनवर्स, यानी ऑप्शन में मीटर इनवर्स कहीं देखिए दिख रहा है, तो मीटर इनवर्स यहाँ दिख रहा है। लेकिन इसका प्रचलित जो मात्रक होता है मीटर इनवर्स जो होता है उसका प्रचलित जो नाम होता है डायोप्टर, तो इसलिए डायोप्टर है ब्रैकेट में मीटर इनवर्स, हमने दोनों नाम दे दिया। आप कंफ्यूजन नहीं, कभी कभी क्या करता है डायोप्टर नहीं देगा सिर्फ मीटर इनवर्स दे देगा, कभी कभी सिर्फ डायोप्टर दे देगा, तो दोनों नाम हमने ब्रैकेट में कर दिया, दोनों एक ही बातें हैं, मीटर इनवर्स को ही डायोप्टर कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा स्टूडेंट्स सी। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, देख लीजिए, वस्तु से बड़ा एवं आभासी प्रतिबिंब बनाता है, यानी कि वस्तु से बड़ा भी बनाएगा और आभासी भी बनाएगा। देखिए बड़ा भी बनाएगा और आभासी भी, तो देखिए बड़ा और आभासी, तो इसमें से देखिए दर्पण है सारे के सारे एक लेंस है, पहले दर्पण में चेक करते हैं। देखिए दर्पण जो होता है उत्तल दर्पण ये हमेशा छोटा ही बनाता है, हमेशा छोटा, आभासी तो बनाता है बट हमेशा छोटा, तो ये तो होगा नहीं चूंकि यहाँ बोल रहा है बड़ा, तो उत्तल दर्पण तो होगा नहीं। अब देखिए समतल दर्पण बराबर बनाता है, तो ये तो होगा नहीं। अब देखिए अवतल लेंस पूछ दिया, तो अवतल लेंस जो होता है, अवतल लेंस ये जो होता है ये इसके जैसा काम करता है उत्तल दर्पण के जैसा, तो ये भी नहीं होगा, यानी कि इसका हो जाएगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण जो होता है वो सभी प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक, आभासी, बड़ा, छोटा सभी, तो ठीक है, तो हो जाएगा आपका अवतल दर्पण आंसर उसके हिसाब से। और किस कंडीशन में बनता है ये प्रतिबिंब, तो जब वस्तु अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच स्थित रहता है स्टूडेंट, तो आप लोग पढ़े होंगे दर्पण के पीछे इधर जो बनता है आभासी प्रतिबिंब बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। स्थिति भी मैंने आपको बता दिया, और कौन सा दर्पण होगा, तो अवतल दर्पण होगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, देखिए अगले क्वेश्चन पढ़िए। देखिए अगला क्वेश्चन आपका है किस कारण से हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता है किस कारण से, तो देखिए चमकता जो है ना पानी के अंदर, तो अंदर जो है तो आंतरिक, ठीक है, तो अब देखिए इसमें आंतरिक क्या है, आंतरिक इसमें है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अंदर से जाके पूर्ण रूप से वो परावर्तन उसका होता है, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखिए अंदर से जाके प्रकाश परावर्तित होता है तब वो चमकता हुआ दिखता है, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स,
देखिए बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। देखिए हमने जो भी सेट आपके लिए बनाया है ऐसा क्वेश्चन लेके आए हैं कि जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो चुकी लास्ट टाइम में, इसलिए हम लाए हैं कि कम समय में आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी कर लीजिए। देखिए म्यू अपवर्तनांक वाले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन, तो देखिए प्रिज्म का जो न्यूनतम विचलन होता है, ठीक है, तो डेल्टा, ठीक है, उसका ये पूछ रहा है, यानी डेल्टा इक्वल टू फॉर्मूला न्यूनतम विचलन का क्या होता है, इसका आप लोग इक्वेशन में पढ़ेंगे म्यू माइनस 1 इंटू ए होता है, ठीक है। ये सॉल्व करके लाया था, प्रूव करके 2-3 पेज का प्रूफ है, ठीक है। तो आपको तो ये तो सिंपल याद रखना पड़ेगा, डेल्टा इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए होता है। तो देखिए न्यूनतम विचलन बोलते हैं तो म्यू माइनस 1 इंटू ए, तो जो ऑप्शन मैच कर रहा है वो ऑप्शन नंबर डी है आपका, तो यानी डी आंसर हो जाएगा। बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है क्वेश्चन, अच्छे से याद कर लीजिएगा म्यू माइनस 1 इंटू ए। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आपका अगला जो क्वेश्चन है वो ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है, ऑप्टिकल फाइबर जो होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्टिकल फाइबर जो होता है ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो ये सब देखिए नॉर्मली क्वेश्चन है, याद रखना पड़ेगा, ठीक है, इसका कोई रूल नहीं होता है। ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे कार्य करता है, तभी जो हो वो दिखाता है किस चीज को बना करके, ठीक है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे, तो यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14वां। देखिए यहाँ पे है स्टूडेंट्स खगोलीय दूरबीन, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में देखिए प्रत्येक साल लगभग पूछ देता है। खगोलीय दूरदर्शक में बना अंतिम प्रतिबिंब, देखिए दूरदर्शक बोले दूरबीन बोले एक ही बातें हैं, तो बना अंतिम प्रतिबिंब कैसा होता है। देखिए यहाँ पर जो होता है इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, काल्पनिक और उल्टा। और कैसे होता है आप लोग कंफ्यूजन में थोड़ा आएंगे, क्योंकि काल्पनिक प्रतिबिंब तो हमेशा सीधा होता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में काल्पनिक और उल्टा कैसे है, तो देख लीजिए उसके हिसाब से खगोलीय दूरदर्शक जो होता है 2 लेंसों से बना होता है, थोड़ा सा डील कर देते हैं। अब देखिए अनंत से जो प्रकाश की किरण आती है वो समांतर आती है, समांतर आने के बाद अब क्या होगी कि हवा से कांच में प्रवेश की थोड़ा सा डायरेक्शन इसका चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज होने के कारण ये क्या हो जाती है, यहाँ पर मैच कर जाती है। मैच करने के बाद यहाँ बना प्रतिबिंब, यानी यहाँ पर ऑब्जेक्ट था, इसका प्रतिबिंब बना यहाँ। अब इधर से जब देखा जाता है, ठीक है, इधर से जब देखा जाता है तो माना जाता है कि इसका प्रतिबिंब बना यहाँ पे। तो अब देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट था, यहाँ प्रतिबिंब बना, तो देखिए लेंस के किधर बना, उस तरफ बना, तो ये बना होगा आपका, देखिए उल्टा बना, तो उल्टा बना तो वास्तविक, लेकिन इसका प्रतिबिंब यहाँ बना, तो देखिए इसके अकॉर्डिंग तो सीधा है और काल्पनिक है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग तो उल्टा हो गया ना, उल्टा, तो इसीलिए बोला जाता है काल्पनिक और उल्टा। तो चलते हैं डियर स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन पे। हमने इसमें बारीकी से आपको समझा दिया कि काल्पनिक उल्टा कैसे होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15वां। जब किसी लेंस को पानी में डुबाया था, देख लीजिए स्टूडेंट्स, जब किसी लेंस को पानी में डुबाया जाता है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पानी में डुबाया जाता है तो उसकी फोकस दूरी में क्या परिवर्तन होता है। देखिए जब किसी लेंस को पानी में डुबाएगा तो उसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ऑप्शन देख लीजिए, बढ़ जाती है, तो बढ़ जाती तो होगा ही, लेकिन जब किसी लेंस को पानी में डुबाया जाता है तो उसकी फोकस दूरी बढ़ती तो है, लेकिन कितना बढ़ती है, तो 4 गुनी बढ़ जाती है, यानी गुना 4। तो देखिए ऑप्शन के हिसाब से भी हमें जाना, देखिए ऑप्शन नंबर बी में 4 गुनी हो जाती है, बढ़ जाती है, 4 गुनी हो जाना, बढ़ जाना, तो बढ़ जाना का मतलब गुना हो जाना, ठीक है। तो दोनों हो सकता है, इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, बी एवं सी दोनों। तो डियर स्टूडेंट्स इसको मैंने बारीकी से समझा दिया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अब, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आप फंस सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो आप आंसर याद रखते हैं वो अक्सर कभी कभी नहीं देता एग्जाम में, ठीक है। तो अब क्या है कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है, तो 1 एंगस्ट्रॉम आप लोग पढ़ेंगे जनरली कि 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है वो बराबर होता है 10 पर पावर माइनस 10 मीटर के, किसके, 10 पर पावर माइनस 10 मीटर के। और एंगस्ट्रॉम जो होता है तरंग दैर्घ्य का एक मात्रक होता है, ठीक है। तो 10 पर पावर माइनस 10 मीटर के बराबर देख लीजिए ऑप्शन में कहीं है 10 पर पावर प्लस 10 है, तो बच्चा कभी कंफ्यूजन में देखिएगा सब सेंटीमीटर मीटर, वो हो सकता है हम ही को याद रखने में दिक्कत हो गया होगा, मीटर 10 पर पावर 10 मीटर याद मार देगा, ठीक है, लेकिन याद रखिएगा 10 पर पावर माइनस 10 मीटर होता है, मीटर में नहीं है। अब मीटर को सेंटीमीटर में आप चेंज कीजिएगा, तो देखिए मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने का रूल क्या है, 100 से आप गुना कर दीजिए, मीटर बदल जाएगा सेंटीमीटर।
तो अब देखिए सेंटीमीटर में बदलेगा तो 100 को आप क्या लिख सकते हैं 10 पर पावर 2, इधर क्या था 10 पर पावर -10, तो 10 में से 2 घट जाएगा 10 पर पावर -8 और सेंटीमीटर बच जाएगा। तो देख लीजिए 10 पर पावर -8 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। तो देखिए ये आपको पहले से याद होगा ऑलरेडी, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से आप थोड़ा सा उलझ सकते हैं इसमें, अच्छे से देख लीजिए, मैंने बारीकी से समझा दिया। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स आपका कि समतल दर्पण, देख लीजिए समतल दर्पण, ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। समतल दर्पण का आपसे पूछ दिया कि वक्रता त्रिज्या होती है, समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है क्या, क्योंकि समतल दर्पण सीधा सीधा प्लेन, समतल मतलब प्लेन होता है, प्लेन मिरर, ठीक है, तो इसका वक्रता त्रिज्या उसी में होगा जो चीजें गोल होती है, ये तो गोल होती ही नहीं है, ठीक है, समतल है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या जितना ले सकते हैं उतना हो सकता है, ठीक है, तो यानी माना जाता है इसका वक्रता त्रिज्या अनंत होता है स्टूडेंट्स, तो यानी कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर, ठीक है, यानी समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, वो अनंत होती है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है आपका, ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है एक उत्तल लेंस की फोकल दूरी, देखिए एक उत्तल लेंस की फोकल दूरी क्या होती है 50 सेंटीमीटर है, क्या है 50 सेंटीमीटर, एक उत्तल लेंस की फोकल दूरी 50 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो क्या होता है एक उत्तल लेंस की फोकल दूरी 50 सेंटीमीटर है, तो उसका पूछा क्षमता, तो देखिए पावर इक्वल टू क्या होता है 1/f होता है, लेकिन ये मीटर में रहना चाहिए, तो मीटर में नहीं है, तो क्या करते हैं हम 50 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलिए, ठीक है, तो अब 1/50 मीटर में बदलेगा, नीचे में 100 तो वो 100 ऊपर चला जाएगा, तो 50 दूनी 100, और कौन सा लेंस बोला उत्तल, तो उत्तल का होता है प्लस में, तो यानी कि आपका हो जाएगा +2 डायोप्टर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला जो क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, आपका अगला क्वेश्चन है, देखिए जल्दी से देख लेते हैं हम, ठीक है, आपका अगला जो क्वेश्चन है वो है एक गोलीय दर्पण की फोकल दूरी -20 सेंटीमीटर है, तो यह दर्पण होगा, देखिए तो यह दर्पण कौन सा है माइनस में, जो ही माइनस में रहेगा, अभी हमने बताया कि प्लस में था तो उत्तल, माइनस में रहेगा सीधा सीधा क्या हो जाएगा अवतल दर्पण हो जाएगा, तो यानी इसका हो जाएगा अवतल दर्पण आंसर, ठीक है, फोकस दूरी दर्पण पूछा, चूंकि लेंस तो होगा नहीं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स जरा दृष्टि दोष का निवारण, देखिए जरा दृष्टि जो दोष होता है ना उसका निवारण दोनों, क्योंकि जरा मतलब होता है ना दूर के दिखेगा ना नजदीक, तो दोनों लेंस लगाना पड़ेगा, तो दोनों लेंस मतलब उत्तल अवतल दोनों लेंस लगाना पड़ेगा, यानी इसलिए बोल सकते हैं द्विफोक्सी लेंस। इसी में रहता अंधबिंदुकता या अबिंदुकता तब होता बेलनाकार, तो आपको ये द्विफोक्सी लेंस इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, देखिए बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है कि बीटा किरण विक्षेपित होती है, तो बीटा किरण जो है वो विक्षेपित होती है विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र दोनों दिशा में, तो देखिए विद्युत क्षेत्र की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, तो बी और सी दोनों, तो यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी एवं सी दोनों। तो ये सब याद रखने वाला नॉर्मली क्वेश्चन है। चलते हैं डियर स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, माइक्रोस्कोप की नली की त्रिज्या बढ़ाने से, माइक्रोस्कोप की नली की त्रिज्या बढ़ाने से आवर्धन क्षमता, सीधा बढ़ाने से लंबाई बढ़ा दिया तो आवर्धन क्षमता जो होगा वो भी बढ़ जाएगा, यानी बढ़ती है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23 आपका सामान्य दृष्टि, देखिए ये लोग आप 10th में भी याद किए होंगे, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। सामान्य नेत्र की दृष्टि की महत्तम दूरी यानी महत्तम आप कितना देख सकते हैं अनंत, ऐसी में न्यूनतम पूछता तब होता है 25 सेंटीमीटर, इसमें याद रखिएगा महत्तम पूछा है तो अनंत होगा, यानी ऑप्शन आपका क्या होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24, देखिए रेटिना पर, देखिए आंख की जो रेटिना होती है उसपे किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक बनता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है उल्टा, तो आंसर हो जाएगा वास्तविक एवं उल्टा, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए, रेटिना पे किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा बनता है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला जो क्वेश्चन है देखिए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ये तो आप लोग खुद प्रयोग कर सकते हैं। जब लाल शर्ट पर हरा प्रकाश डालेंगे तो कैसा दिखाएगा, तो वो देखिए डियर स्टूडेंट्स काला दिखाई देगा, ये नॉर्मली आप लोग ये प्रयोग भी कर सकते हैं, काला दिखाई देगा। तो ये आज का था 25वां क्वेश्चन। अब आपके लिए हम फिर से एक क्वेश्चन डाले हैं, उसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन, आप लोग क्या कीजिएगा
स्क्रीनशॉट लेके हमें जवाब भेजिएगा प्यारा सा क्वेश्चन का। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है 26वां नंबर। आप जवाब देके कमेंट में जरूर बताइएगा, तो हम आपको प्राइज भी देंगे सारे 5 सेट क्लियर होने के बाद। चलते हैं अब अगले सेट के लिए। ओके।